सिर्फ चैनल वन न्यूज पर हर शनिवार दोपहर 3 बजे और रविवार 11:30 बजे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रहमतुल्लाह। पेश है हमारा ख़ास कार्यक्रम चर्चा, और अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं देश और समाज के लिए कुछ खास करने वाली हस्तियों से। आज हमारे साथ हैं केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता सुल्तान अहमद साहब। सुल्तान अहमद साहब, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले आपका बचपन, आपकी शिक्षा और आपका पारिवारिक परिवेश। मेरी पैदाइश कलकत्ते में हुई। कलकत्ते में स्कूली तालीम, कॉलेज की तालीम, तमाम तालीम हासिल करने के बाद स्कूल और कॉलेज के ज़माने ही से मैं सियासत में दाखिल हो चुका था। तो कांग्रेस से ताल्लुक़ रहा। कांग्रेस की जो शाखा संगठन छात्र परिषद यूथ कांग्रेस से मामला रहा, और काफ़ी जद्दोजहद की ज़िंदगी गुजरी। सियासी, ज़ाती, और अल्लाह का करम है कि इस मकाम पे अल्लाह ने पहुंचाया। और बचपन ही से समाजी कामों में लगा रहा। तंजीमें, क्लब, खेल कूद में हमेशा आगे आगे रहता था, और कोई भी किसी तरह की नाइंसाफ़ी की ख़बर मिलती थी, तहरीक में उतर जाता था। इंसाफ दिलाने की फ़िक्र में कि भाई नाइंसाफ़ी हो रही है, अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो इसके ख़िलाफ़ लड़ना है। तो ये बचपनी और जवानी से ये मामलात रहे हैं। और लिबेलियन एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा था जिस वक्त कॉलेज में था। और जैसे जैसे वक्त गुजरे तो फिर सियासत में काउंसलर बना, कॉरपोरेशन, विधायक। मेरे वालिद बचपन ही में गुजर गए थे। मैं 5 साल की उम्र था। वालदा, भाइयों, बड़े भाई, इन लोगों के साथ रहा। और अल्लाह का करम है कि जो भी काम किया बड़ी दिलजोई से किया, और सियासत के साथ साथ समाजी कामों के साथ साथ रोज़ी रोटी के लिए भी कामकाज करना पड़ा। तिजारत, बिज़नेस, इससे भी रहा। तो ये अल्लाह का करम है कि आज इस मकाम पे हूँ। सामाजिक कार्यों में आपका रुझान शुरू से रहा, इसकी कोई ख़ास वजह? ख़ास वजह ये थी कि आज से 30-35 साल पहले की बात है। मुसलमानों में काफ़ी गरीबी नज़र आती थी। जगह बजगह फ़िरक़ावाराना फसादात, कमज़ोरियाँ, और हमेशा वो दबाने की, कुचलने की कोशिशें हुकूमत की तरफ से या अपने गैर मुस्लिम भाइयों की तरफ से, तमाम चीज़ें रहती थी। तो उस वक्त एक एटीट्यूड ये होता था कि नहीं, इसके ख़िलाफ़ लड़नी है और इंसाफ दिलाना है। ये बातें रहती थी, और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल शक्ल इख्तियार करता गया। और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स बंगाल में दो ही उस ज़माने में थी, या सीपीएम या कांग्रेस। सीपीएम लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस जो मेन स्ट्रीम। उसके बाद फिर काफ़ी अरसे तक राजीव गांधी की क़यादत भी देखी। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। इंदिरा जी का जिस दिन देहांत होता है, राजीव जी हम लोगों के साथ थे मिदनापुर में, उस वक्त पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। तो आज भी दिल्ली में जो ट्रस्ट है, भवन है इंदिरा जी का, वहाँ
राजीव जी वायरलेस में बात कर रहे हैं, मैं पास में खड़ा हूँ, तस्वीर आज भी है। तो एक इंदिरा नेहरू परिवार के साथ एक जो रिश्ता, ऐसा लगता है कि काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है। इंदिरा जी मेरे इलाके में, मैं एमएलए में खड़ा हुआ था 82 में, उस वक्त उम्र भी मेरी कम थी। इंदिरा जी मीटिंग करने गई बहैसियत प्राइम मिनिस्टर। राजीव जी ने भी मीटिंग की है। राजीव जी को एक साथ लेकर के मैं कलकत्ते के गलियों में घुमा हूँ। तो ये तमाम तारीख़ है। उसके बाद बंगाल में कांग्रेस का रवैया ज़रा दूसरी तरफ गया, हमेशा सीपीएम के ख़िलाफ़ किसी तरह का आंदोलन ना हो, तहरीक ना चले, एक सीपीएम को लीज़ देने की जो सियासत है, बंगाल को छोड़ दो। तो इससे हम लोगों ने बगावत की, ममता बनर्जी ने पार्टी बनाई, हम लोग ममता बनर्जी के साथ शामिल हुए। ये सामाजिक कार्यों से फिर आप का रुझान राजनीति की तरफ हुआ, तो क्या इसकी कोई ख़ास वजह? इसकी ख़ास वजह यह है कि जब समाजी काम में किसी भी मामले में पड़ता था तो ये देखने में आता था कि हमें ताकत से मुकाबला करना पड़ा। एक पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव राइवलरी हो रही है, तो वहाँ एक प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये प्रोटेक्शन सिवाय पॉलिटिकल पार्टी के कोई नहीं दे सकता। तो उसी के कारण कि भाई एक प्रोटेक्शन लेकर के हम अपने लोगों के लिए लड़े, तो कांग्रेस में शामिल होने का मौका मिला। और कांग्रेस की जो बड़ी क़यादत बंगाल में रही है, सिद्धार्थ शंकरे, गनी खान चौधरी, प्रियरंजन दास मुंशी, सत्तार साहब उस ज़माने में लीडर अपोजिशन थे, इन लोगों के साथ बड़े करीब से काम करने का मौका मिला। तो ये सामाजिक काम करने का एक रास्ता है राजनीति, जो आप इस वजह से आपने राजनीति चुना और राजनीति में आने का फैसला किया, क्या ऐसा है? ये करने से ये फ़ायदा हुआ कि समाजी काम को और ज़्यादा मैं कर पाया, और जो समाज में जो बुराइयाँ, नाइंसाफ़ियाँ और जो अंतर जो हम लोगों ने बना दिया है, उसको दूर करने में ये प्लेटफॉर्म काम आया। शुरुआती दौर से ही, बचपन से ही आप सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे, राजनीति में आए, आप डाउन टू अर्थ कहे जाते हैं और अपनी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। आप उस ज़माने में प्राइम मिनिस्टर वगैरह के नज़दीक हुआ करते थे, जैसा आपने कहा कि आप अपनी गलियों में अपने प्राइम मिनिस्टर को घुमाया है और आप उनसे सामाजिक कार्यों में, कई कार्यक्रम में आपने हिस्सा उनको रुजू किया कि वो हिस्सा लें। ये सामाजिक गिरावट की बुनियादी वजह क्या है, आप क्या मानते हैं? बुनियादी वजह यह है कि हमारे मुल्क में आज़ादी की एक लड़ाई लड़ी गई, अपने लोगों ने काफ़ी कुर्बानियाँ दी, देश आज़ाद हुआ, देश के टुकड़े हुए। मैं सिर्फ मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूँ। तो क्रीम ऑफ द सोसाइटी, उस ज़माने के जो दौलतमंद हज़रात थे, ये थे, वो लोग सब शिफ्ट कर गए। और जो कांग्रेस आइडियोलॉजी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के चाहने वाले, मानने वाले, उन लोगों ने ये किया कि नहीं, हमें इसी देश में रहना है। और एक एहसास उस ज़माने में मुसलमानों के अंदर यह हो रहा था कि हम इस मुल्क में दूसरे दर्जे की शहरी। तो एक ये कहा जाए कि मुसलमानों के अंदर एक एहसास कमतरी, मैं 70 दशक से पहले की बात कर रहा हूँ, ये आ चुकी थी। और लीडरशिप भी, जो फाल लीडरशिप होनी चाहिए, वो नहीं आ रही थी। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एहसास कमतरी को लोगों ने ख़त्म करके मुल्क के कोने कोने में अपने अदारे कायम हुए, अपना ऑर्गेनाइजेशन हुआ। तालीम को लोगों ने प्राधान्यता दी कि भाई हमें यहाँ आगे बढ़ना है, तो तालीम एक कुंजी की तरह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉलेजेस, स्कूल्स हुए। जनूबी हिंदुस्तान में एक इनकलाब आया तालीम का। तब पूरे हिंदुस्तानी में तकरीबन
मुस्लिम इंटेलिजेंशिया, हमारे उलमाए दीन, हमारे वर्कर, आप किसी भी बैठक, किसी भी गुफ्तगू में आप शामिल हों तो हर कोई ये कहता है कि तालीम ही वाहिद रास्ता है जो हिंदुस्तानी मुसलमानों की जो माशी पसमानदगी इसके दूर करने में तालीम एक रोल प्ले कर सकता है। सुल्तान अहमद साहब से हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। वक्त है एक ब्रेक का, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम रूबरू हैं अपने ख़ास कार्यक्रम चर्चा में और आज हमारे साथ हैं केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री सुल्तान अहमद साहब। ब्रेक के पहले आपसे चर्चा हो रही थी कि मुसलमानों की पसमानदगी और जो माइग्रेशन हुआ उसकी वजह से या फिर उसके बाद जो है मुसलमान किस तरह से शिक्षा हासिल करने के लिए आगे बढ़े। आपका ताल्लुक़ वेस्ट बंगाल से है और वेस्ट बंगाल आज गरीबी, अशिक्षा और बेरोज़गारी के लिए जाना जाता है। वो एक ऐसा राज्य है या कोलकाता एक ऐसा शहर है जो कभी देश की राजधानी हुआ करता था। उसकी पसमानदगी की क्या वजह हो सकती है, आज के वो इतना पसमानदा है? देखिए, देश के बंटवारे में जो ज़बरदस्त नुकसान जो हुआ है, बंगाल और पंजाब का नुकसानात के असर उत्तर प्रदेश तक देखे गए। तो मैंने पहले ही कहा, जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी, जो बासरवत लोग थे, उन लोगों ने कोच किया, हिंदुस्तान छोड़ करके चले गए। ज़मींदारी ख़त्म हुई, उसका तमाम ख़त्म होने से जो हमारे अक़लियतों के पास ज़मीनें थी छीनी गई। और ये पहले ही मैंने कहा कि एहसास कमतरी में मुब्तला हो चुके थे, नुकसान हुआ, अपने कोई अदारा बनाना नहीं चाहते थे, हायर एजुकेशन लोगों ने छोड़ दिया और ये समझते थे कि हमें यहाँ से चला जाना है। लेकिन जब देश का 47 साल में फिर दूसरा जो पाकिस्तान का टुकड़ा हुआ, बांग्लादेश बनने के बाद ये मामला फिर सुधरे और लोगों के जहन में जो बात होती थी कि नहीं, हम यहाँ रह नहीं सकते, यहाँ मुस्तक़बिल हमारा तारीख़ है, लेकिन लोगों ने सोचा नहीं कि ये भी, यहाँ भी हम सियासत कर सकते हैं, यहाँ भी अपनी हम दुनिया बसा सकते हैं। आज देश हमारा है, हमारे पुरखों ने कुर्बानियाँ दी हैं और यहीं हमें जीना और मरना है। ये तमाम चीज़ें सामने आई और लोग फिर जो आज जो हालात हैं, ये हालात मैं समझ रहा हूँ कि हिंदुस्तानी मुसलमान दुनिया के किसी भी मुस्लिम ममालिक से कम नहीं। आपने मुसलमानों के पिछड़ेपन की, हिंदुस्तानी, ख़ासकर हिंदुस्तानी मुसलमानों के पिछड़ेपन की क्या वजह है? क्या गरीबी है, इलिटरेसी है, या सामाजिक तौर पर उसका पिछड़ापन क्या है जो सबसे मुख्य वजह है जो उसके ज़्यादा? पिछड़ेपन की वजह यह है कि हुकूमत ये चाहती है कि गरीबी दूर हो, बहुत सारे स्कीम बनाए जाते हैं माइनॉरिटीज़ के नाम से, लेकिन जो स्कीम जिस लेवल में पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहे। इसके लिए ज़रूरत है कि हमारी मिली तंजीमें सामने आएँ। मिली तंजीमें ये जो स्कीम है, ये प्लान जो आता है, इसकी मॉनिटरिंग करें, जहाँ खामियां देखें उसके लिए बोलें, रुजू करें लोगों से। जो डीएम और ज़िला पदाधिकारी हैं वो लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इसलिए कि हमारी जो मुस्लिम बस्तियां हैं, मुस्लिम गांव हैं, पूरे देश में एक ही नक्शा है। टूटे फूटे रास्ते हैं, पुराने मकानात हैं, गिर रहे हैं, हमारे बच्चे मोहल्ले में घूम रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, स्कूल है तो स्कूल जाते नहीं,
तो ये सिचुएशन है, इसमें मिली तंजीमों का आना ज़रूरी है। हम मदरसा स्कूल खोलने की बात करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन जो है, एक स्कूलों का जाल बिछा हुआ है। हिंदी मीडियम स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उर्दू मीडियम स्कूल है, हमारे मदारिस हैं जो सरकार से ये रिकॉग्नाइज्ड हैं। इन स्कूलों का, इन कॉलेजों का फ़ायदा उठाना चाहिए। अपने बच्चों को भेजें मेन स्ट्रीम एजुकेशन, जहाँ साइंस की तालीम दी जाती है, कॉमर्स की तालीम दी जाती है, और उसके बाद वहीं के बच्चे कॉलेज जाते हैं स्कूल की तालीम हासिल करने के बाद। मुख्तलिफ़ रिपोर्टों में जब देखता हूँ कि 80% आज भी मुस्लिम बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं। क्लास 8वीं और 9वीं जमात तक तालीम हासिल करते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं नौकरी की तलाश में। ये बंद होना चाहिए। मिनिमम क्लास 10 पास करें, कॉलेज में जाएं। बहुत सारे लोन्स, स्कॉलरशिप सरकार की तरफ से दी जा रही है, मिली तंजीमें देती हैं, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार के रवैये पर हम बाद में बात करेंगे। जिस कौम और जिस इस्लाम में सबसे ज़्यादा शिक्षा पर स्ट्रेस दिया गया है, प्रोफेट मोहम्मद ने कहा, कब्र से पालने तक, सीक फॉर नॉलेज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। तालीम उस ज़माने के हिसाब से सबसे दूर हुआ करता था चीन भी जाना पड़े तो जाओ। उस कौम के लोग आज शिक्षा में कैसे पीछे हो गए? एक तो मैं आलिम दीन नहीं, ये जो आप कह रहे हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था, ये भी तो पहुंचनी चाहिए हमारे कौम के यहाँ। पहुंचाने वाला कौन है? तो ये इसे पहुंचाने की ज़रूरत है कि तालीम, शिक्षा तुम्हें हासिल करनी है। तालीम ही रोशनी देती है इंसान की ज़िंदगी में। तो ये हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये पहुंचाने की ज़रूरत है कि हम जो हमारा जो समाज है वो तालीम की अहमियत को समझे, और जो हमारे मुल्क में स्कूलों और कॉलेजों का जो जाल बिछा है, इसका फ़ायदा उठाएं। मेन स्ट्रीम एजुकेशन में अपने बच्चों को, बच्चियों को भेजें। मैंने सरकारी स्कूलों में, मैं कहूँ इंग्लिश मीडियम और मिशनरी, तो ये अखराजात की बात आएगी, माशी हालत अच्छी नहीं है। लेकिन इसी सरकारी मीडियम स्कूल से हम देखते हैं गैर मुस्लिम बच्चे इंजीनियर निकलते हैं, डॉक्टर निकलते हैं। उसके बाद अभी आज के दौर में जनूबी हिंदुस्तान से लेकर के दिल्ली हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, पूरे हिंदुस्तान से बच्चे आते हैं। लेकिन इस तरह के और भी कई अलीगढ़ की ज़रूरत है, कई जामिया मिलिया की ज़रूरत है, तब हम ये करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हैं, इसका फ़ायदा मुसलमानों को उठाना चाहिए, जो हम नहीं उठा पा रहे। सरकार पर भी ये आरोप लगते रहे हैं कि मुसलमानों का जो विकास है या उसका डेवलपमेंट है या मेन स्ट्रीम से दूर है, उसके लिए सरकार भी कहीं ना कहीं दोषी है, सरकार संवेदनहीन है। ये तो क्या ऐसा आप मानते हैं? देखिए, सरकार को तो हम लोग दोष देना बहुत ही आसान है। सरकार की हालत एक कमज़ोर जो ये होता है, पुतला या पुतली, आप ये समझें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या कोशिशें हो रही हैं, हम अपने समाज को क्या दे रहे हैं, हमारा अपना कंट्रीब्यूशन क्या है? सरकार के पास हम कितनी बार जा कर के अपने बच्चों के लिए स्कूल का डिमांड करते हैं। सरकार जो स्कॉलरशिप मुहैया करती है, हम बच्चों तक वो स्कॉलरशिप पहुंचाने के लिए क्या कोशिशें करते हैं? हम अपने बच्चों को पकड़ करके स्कूल पहुंचा दें, यह हमने कितनी जगह काम किया है? सरकार अपने स्कूलों में मिड डे मील चलाती है कि भाई बच्चे आएं और वहाँ उसे खाना मिलेगा। तो उसका फ़ायदा हम अपने इलाकों में कितने स्कूलों में जाकर के हमने खबर ली है कि मिड डे मील ठीक तरीके से स्कूल में बनता है कि नहीं बनता है, आता है कि नहीं आता है।
हम अपने इलाके में सरकारी स्कूलों में हमारे असातिज़ा ठीक वक्त पे आते हैं कि नहीं आते हैं? हमने कितनी बार अपने घर के बच्चों को बच्चों के रिज़ल्ट्स और मार्कशीट देखे हैं कि भाई मेरा बच्चा आज किसी स्कूल में है, उसके इम्तहानात के रिज़ल्ट्स क्या हैं? हमने अपने बच्चों की ख़बर लेने के लिए कितनी बार स्कूल में जा कर के दस्तक दिया है असातिज़ा के यहाँ कि भाई मेरा बच्चा कैसा पढ़ रहा है बताइए। ये तो सरकार नहीं करेगी, ये तो हमें करना होगा, आपको करना होगा अपने जनरेशन के खातिर। ये तो हम नहीं कर पा रहे। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, वक्त है अभी एक ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। भारत का सबसे बड़ा प्रदेश, 75 जिलों के बीच 20 करोड़ की आबादी, एक तरफ शामी अवध, एक तरफ सुबह बनारस। तहजीब के शहर में है बागों की रौनक, ताज का हुस्न हो या गंगा की रवानी, कोने कोने की हर खबर देखिए यूपी स्पेशल सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं अपने इस खास कार्यक्रम चर्चा में। आज हमारे साथ हैं केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री सुल्तान अहमद साहब। सुल्तान अहमद साहब, ब्रेक के पहले बहुत सारी चीज़ों पर बात कर रहे थे कि ख़ास करके जो मुस्लिम कौम है वो भी कहीं न कहीं ज़िम्मेदार है अपने पिछड़ेपन के लिए। अब बात कुछ आपकी पार्टी की, कहा जाता है कि यूपीए को समर्थन देने के लिए ममता बनर्जी जी एक बड़ी कीमत वसूलती हैं। क्या आप इस आरोप के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये ममता बनर्जी गरीबों के लिए बात करती हैं। कहीं अगर गरीब आवाम के हित के ख़िलाफ़ कुछ होता है तो चीखती हैं। तो अगर इन चीज़ों को उठाती हैं, लड़ती हैं, बोलती हैं और इस पर आप कहें कि कीमत वसूलती हैं तो ये गलत है। कोई कीमत नहीं है। आज रेल के जो किराए में रोल बैक उन्होंने करवाया है तो इसका फ़ायदा किसको पहुंच रहा है? गरीब आवाम को पहुंच रहा है। गरीब जनता जो रेल में आम स्लीपर क्लास में सफ़र करते हैं उनके पॉकेट से पैसे निकलने के बाद थे। किसने रुकवाया? ममता बनर्जी ने रुकवाया। तो ये तो इस पर अगर आप कहेंगे भाई कीमत केंद्र सरकार से वसूली, है एकदम गलत है। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है तो उस पर अगर चिखती है तो क्या बंगाल में से पेट्रोल चला जाता है या डीजल बंगाल में ज़्यादा बिजनेस होता है? वो तो पूरे देश में डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल है और लोग देने में बड़ी इससे देते हैं और फिर इसका जो इफ़ेक्ट होता है, महंगाई होती है, जो हमारी ज़रूरी अशिया है उसकी कीमत में इजाफा होता है। तो ममता बनर्जी कीमत वसूलने का जो आपका जो ये है, ये मीडिया उनके ख़िलाफ़ एक इमेज को बिगाड़ने का एक तरीका किया है, लेकिन वो बात नहीं है। आज भारतवर्ष की जनता और 120 करोड़ जनता ममता को वो समझती है ये मेरी मसीहा है। जनता के हित के ख़िलाफ़ अगर कुछ होगा तो ममता मेरे लिए बोलेगी। ये इमेज पूरे मुल्क में हो गया ममता बनर्जी का। और जो मीडिया का रोल है, चाहे वो प्रिंट हो, ये हो, ये शहरी जो लोग हैं, जो अर्बन पॉपुलेशन है, इसकी तर्जुमानी कर रहा है। जो हमारी 75% आबादी गांव में लोग रहते हैं, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, वहाँ मीडिया को जाना चाहिए, जाकर के देखें कि हमारे देश की जनता की क्या हालत है। गरीबी की जो रेखा बोला जाता है, कभी टिप्पणी करते हैं 28 रुपया 29 रुपया अगर कोई कमाता है तो वो BPL से ऊपर उड़ जाता है। ये गरीबों के साथ मजाक
उड़ाने की बात होती है। बात अब आपके मंत्रालय की, आपने जब से इसकी जिम्मेदारी, बहुत ही टूरिज्म मिनिस्ट्री बहुत ही एक महत्वपूर्ण मंत्रालय कहा जाता है, इसमें जब से आपने इसका कार्यभार संभाला है तब से कुछ ऐसे कार्य जो आप किए हों जो कोई एक उपलब्धि के रूप में अभी तक आप देख रहे हों? ये देखिए, मैं हूँ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मेरे ऊपर मंत्री हैं, 2009 से हूँ। हम लोगों ने 3 साल में टूरिज़्म को एक पूरे देश में एक मूवमेंट की तरह हम लोगों ने शुरू किया है। 2009 में हमने हुनर से रोज़गार, अब होटल में जो हमारे वेटर काम करने वाले हैं, तो सब पहले ये कंसेप्ट होता था कि होटल मैनेजमेंट पढ़ना होगा, तो हमने क्लास 8-9 के बच्चियों को ट्रेनिंग दिया है। तकरीबन 23,000 बच्चे ये 2.5 साल में ट्रेंड हुए हैं, जो मुख्तलिफ़ जगह उन्हें मुलाज़मत मिल रही है, स्किल डेवलपमेंट ये हमने किया है। टूरिस्ट पुलिस हमने डिफरेंट स्टेट में बनाए, टूरिस्ट को लेकर के बड़ी बदनामी हो रही थी। हमने सेलिब्रिटी को लेकर के, आमिर खान ने टूरिज़्म मिनिस्ट्री का एक फ़िल्म आपने देखा होगा कि कैसे बिहेव करना चाहिए स्टेशन में, एयरपोर्ट में। ये तमाम चीज़ों एक पूरे देश में एक जनता के अंदर, ख़ुसूसी तौर पे हमारे पर्यटक से जो लोग जुड़े हुए हैं, पर्यटक जो आते हैं, उनको कैसे उनसे बिहेव किया जाए, कैसे उनको डील किया जाए, ये हमने कर पाया है। हम सिर्फ देश में लोग आते थे तो लोग ताजमहल, आगरा, जयपुर की बात करते थे, लेकिन अब पूरे देश में हमने कई सर्किट किए हैं। बुद्धिस्ट सर्किट बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया है। हम जैन सर्किट करने जा रहे हैं। हमने सूफ़ी सर्किट के ज़रिया जो हमारी दरगाहें हैं उसको हमने जोड़ा। हमारी जो हेरिटेज है इस्लामिक कल्चर और तहज़ीब का, इसे हमने जोड़ा है। ये नई चीज़ें लाई गई। अच्छा, पर्यटन स्थल पर इंक्रोचमेंट की भी शिकायत आती है कि अतिक्रमण हो गया है, उसको ये मैं बता दूं, पर्यटन एक पर्यटन स्थल आप समझें कि ये जो हमारी मिनिस्ट्री है, टूरिज़्म बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट करती है, हम उससे सहायता करते हैं, उन्हें प्लान बना करके देते हैं, उन्हें कुछ फंडिंग करते हैं एज़ पर बजट, लेकिन काम करने का पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार को है। सफाई रखें पर्यटन स्थल पे, पानी, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर, जो कन्वर्जेंस ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है, राज्य सरकार के ज़िम्मा आता है। तो ये बहुत सारी जगह अगर आप देखें, सिर्फ ये गोवा कहने से नहीं होगा, आगरा कहने से नहीं होगा, आप चले जाएं उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, एक नए डेस्टिनेशंस हुए हैं बड़े अच्छे से। इस तरफ मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और हमारे जो हमें मिली है, जो कुदरत ने हमें अता की है, पहाड़, जंगलात, नदियाँ, इन चीज़ों को लेकर के जो हम लोगों ने एक स्थल बनाया है, और ये मैक्सिमम स्टेक होल्डर्स आप देखेंगे प्राइवेट लोगों ने किया है, सरकार ने सहायता किया है, सरकार ने अपॉर्चुनिटीज़ दी है एक से एक जगह। और अब तो यह कहा जाए कि हमारा देश 365 दिन का डेस्टिनेशन बन गया है। अगर कोई पर्यटक ये सोचे कि हमें देश देखना है तो 365 दिन में भी पूरा देश देख नहीं पाएगा। तो ये हमने किया है, और जो हमारा रेशियो है पूरे वर्ल्ड में 0.5% में हमारा ग्रोथ 12% हुआ है। इस क्षेत्र में हम लोगों का टारगेट है 5 ईयर प्लान में 0.5 को 1% पूरे वर्ल्ड के अगर टूरिस्ट हमारे देश में आते हैं तो आज हम 70,000 करोड़ विदेशी मुद्रा हमारे देश में आ रहा है थ्रू पर्यटक। और इस क्षेत्र में तो ये डबल हो जाएगा। तो ये हमारा टारगेट है, और ये डबल होने से हमें स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा होटल चाहिए, ठहरने के लिए जगह चाहिए, सहूलतें चाहिए। इन चीज़ों को लेकर के एक ज़बरदस्त इनकलाब इस क्षेत्र में आने वाला है।
सुल्तान अहमद साहब, पूछने के लिए बहुत कुछ था और आपको बताने के लिए भी, और आशा करते हैं कि आपका जो टारगेट है या मंत्रालय को जो टारगेट है उसको आप अचीव करें और देश और विदेश के पर्यटक जो है पर्यटन स्थलों तक आएँ। हमारे इस खास कार्यक्रम चर्चा में आज बस इतना ही। अगले हफ्ता फिर किसी बड़ी हस्ती से मिलेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।